right now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है आपके अपने ज्ञानवर्धक चैनल स्टडी प्लस में। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश के कुछ शासकों के बारे में हम पढ़ेंगे, जो मध्यकालीन इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जहाँ से आपको सर्वाधिक प्रश्न देखने को मिलेंगे। चाहे आप एसएससी का दे रहे हो, रेलवे दे रहे हो, यूके पीएससी, यूके एसएससी, पीछे से यूपीएससी, आप आईएएस का एग्ज़ाम देते हो, तो वहाँ पर जो प्री में आते हैं क्वेश्चन और मेंस के लिए भी, तो खिलजी वंश का यहाँ पे बहुत बड़ा नाम है, जिसमें हम अलाउद्दीन खिलजी सबसे महत्वपूर्ण शासक है। हालांकि कई जगह पर आपको अलाउद्दीन खिलजी ही ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर लेकिन हम शुरुआत से यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, तो इसमें ठीक है, हम किसी भी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं। तो बात करेंगे यहाँ पर खिलजी वंश की। आपको पता है लास्ट वीडियो मैंने गुलाम वंश यहाँ पर समाप्त कर चुका हूँ। उसमें गुलाम वंश की स्थापना हुई, उसके बाद उसके जो शासक आए, ठीक है, तो धीरे धीरे हमने उसके बारे में पढ़ा और हम ये देखते हैं कि कैकुबाद आया, ठीक है, बलबन का उत्तराधिकारी बना। उसके बाद क्यूमर्स आया। तो क्यूमर्स के समय में जो सेनापति था उस समय, जिसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तो उसने अंतिम गुलाम वंश का शासक क्यूमर्स की हत्या करके 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की। ठीक, तो खिलजी वंश की हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर खिलजी वंश की स्थापना होती है 1290 में। 1320 ईस्वी तक वह इन्होंने शासन किया, लेकिन लगभग 30 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। जो दिल्ली सल्तनत में सबसे कम वंश, जो कम समय तक शासन करने वाला एक वंश बना, सबसे कम समय तक शासन करने वाला जो वंश बना वो खिलजी बना, जिसने मात्र 30 वर्ष यहाँ पर शासन किया, जिसमें 4 कुल शासक रहे, जिसमें सबसे ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी है और सबसे इम्पोर्टेंट वही है फ़िलहाल। चलिए, लेकिन हम शुरुआत करते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं खिलजियों के बारे में। खिलजी जो थे, जो तुर्क शासक थे, आपको पता है गुलाम वंश में तुर्क अमीर जो थे, उनके हाथों में सत्ता रही। जो तुर्क अमीर थे, उन तुर्क अमीर जो थे वो इन खिलजियों को गैर तुर्क समझते थे, जबकि वह गलत थे। जो खिलजी थे यह भी तुर्क ही थे, तुर्क मुसलमान ही थे। अंतर सिर्फ इतना था कि यह अफ़गान में रहते थे, इसलिए अफ़गानी कहलाते थे, अफ़गानिस्तान के मुसलमान कहलाते थे। लेकिन ये इसके अगर हम पीछे चलें कुछ, तो जो तुर्क मुसलमान थे वही लोग अफ़गानिस्तान में बसे थे और अफ़गानिस्तान के रीति रिवाज को उन्होंने अपना लिया था, जिस वजह से वो लोग अफ़गानी मुसलमान कहलाए। ये जो खिलजी थे, कहते हैं कि अफ़गानिस्तान की एक नदी है हेलमंद नदी, ठीक है, हेलमंद नदी है। उस हेलमंद नदी घाटी के किनारे एक जगह थी, एक क्षेत्र था जो खलजी कहलाता था। खलजी या खलजी एक क्षेत्र कहलाता था, वहाँ के निवासी थे, जिस वजह से इनके द्वारा चलाए गए वंश को खिलजी वंश कहा गया। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे गजनी के गजनवी, गौर के गौरी कहलाए, इसी प्रकार से खलजी के या खिलजी क्षेत्र के खिलजी कहलाए। ठीक है, तो थे ये भी तुर्क मुसलमान। तो खिलजी जब यहाँ पर आए, यानी कि खिलजी वंश की स्थापना हुई, तो बहुत बड़ा चेंजेस था, जिसको इतिहासकारों ने खिलजी क्रांति भी कई बार नाम दिया है। क्योंकि खिलजियों का आना, जो खिलजी वंश यहाँ पर आया, तो इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने ये सर्वहारा वर्ग के थे, यानी कि इनके समय में आए तो ऊंच नीच या जाति पात में कमी आई। जो धर्म था उसका राजनीति में ज़्यादा दबाव था, गुलाम वंश में वो हट गया। सत्ता का जो एक जो उच्च वर्ग की सत्ता, जो मतलब राजा उच्च वर्ग का ही होगा, यह महत्वता भी टूट गई। राजा जरूरी नहीं था उच्च वर्ग में, तो कई चेंजेस इन्होंने किए। ठीक है, इन्हीं में से इन्होंने चेंजेस किए। अगर हम देखें तो यहाँ पर खिलजियों ने सबसे पहले क्या किया था, भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करने की परंपरा आरंभ की। सबसे पहले उच्च पदों पर खिलजियों ने ही भारतीयों को रखा, है ना। इससे पहले गैर मुसलमानों को उच्च पद नहीं दिए जाते थे, सिर्फ मुसलमान वर्ग को दिए जाते थे, लेकिन खिलजियों ने इसकी शुरुआत की। तो कई ऐसे कार्य उन्होंने किए जिसको हम क्रांति के रूप में देखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो जो चैप्टर समाप्त होने से पहले ठीक है, तो मतलब हम जो चैप्टर समाप्त होगा उसके बाद हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से यह गुलाम वंश या बलबनी वंश या फिर आपका जो भी इलबारी वंश था उससे बिल्कुल हटके है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। तो ठीक है, तो ध्यान से इसको देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो शुरू करते हैं आगे हम। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था, इसने
सबसे पहले खिलजी वंश की नींव डाली, ठीक है। 1290 से 96 तक यह गद्दी पर बैठा, ठीक है। तो फिरोज जो था उसने बलवन के समय से अपनी सेवा प्रारंभ की। बलवन के समय में यह सैनिक पद पर रहा और अपनी सेवाएं इसने उसमें दी। कैकुबाद के समय में उसकी शक्ति का उत्कर्ष हुआ, उसकी शक्ति बहुत तेज़ी से बढ़ी और वह आरिज मुमालिक का पद उसको दिया गया। आरिज मुमालिक आपको पता है किसने शुरू किया था, ठीक है। आरिज मुमालिक पद दिया गया जिसमें सैन्य विभाग का महत्वपूर्ण पद था और जिस वजह से वो सेनापति पद पर बना रहा। उसके बाद क्यूमर्स की हत्या की इसने, ठीक है। चलिए, वो सब मैं पहले बोल चुका हूँ। फिरोज ने 13 जून 1290 में किलोखरी के किले में अपना राज्याभिषेक करवाया। किलोखरी का जो किला था आपको पता है किसने बनाया, ये आपको पता होना चाहिए। अगर याद है तो अभी कमेंट करके, बिना देखे अगर आपको याद है तो कमेंट कर सकते हैं। देखने के बाद कमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको याद है कि किलोखरी का किला किसने बनाया, मैं आपको लास्ट वीडियो में उसके बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। तो किलोखरी के महल में ही उसने अपना राज्याभिषेक कराया था। वो दिल्ली नहीं गया। वो दिल्ली इसलिए नहीं गया क्योंकि तुर्क जो मतलब दिल्ली की जनता थी वो तुर्क मुसलमानों की अभ्यस्त थी। तुर्क मुसलमानों को ज़्यादा पसंद करती थी या उनके साथ रह के अभ्यस्त हो चुकी थी उनके रीति रिवाजों से। इसलिए शायद फिरोज जो है वो दिल्ली नहीं गया। वो दिल्ली से ही कुछ दूर, यानी मेन दिल्ली से कुछ दूर यमुना किनारे पर किलोखरी के किले में ही उसने अपना राज्याभिषेक कराया और वहीं रहा 1 साल तक लगभग। तब वो 70 वर्ष का था जब वो राजा बना। सबसे वृद्धतम राजा है अभी तक सल्तनत का, जो 70 साल की एज में राजा बना। 70 साल का राजा है तो ऑब्वियसली आप देखो जो एक एज है, एज फैक्टर होता है। 70 साल का कोई व्यक्ति राजा बन रहा है तो वो उतनी मार धाड़ या लड़ाई में नहीं जाएगा। उसकी नीति क्या होगी? उदारवादी नीति होगी, यानी कि सबको क्षमा करना, माफ़ करना, एक उदारवादी नीति होगी। किसी से मतलब हत्या करना, वो तो किसी चींटी को भी नहीं मारना चाहता था। वो इतना उदार था कि वो किसी चींटी की भी हत्या करना नहीं चाहता था। हालांकि उसने कुछ 1-2 विद्रोह दबाए और उसमें हत्या भी करी, हम आगे पढ़ेंगे। तो 70 वर्ष का था वो, काफ़ी उदार था उस समय, ठीक है। तो जलालुद्दीन फिरोज जो था जब किलोखरी के किले में रहा, ठीक है, वहीं वह रहा, तो 1 वर्ष तक वो दिल्ली में गया ही नहीं। दिल्ली के कोई कोतवाल और दिल्ली के अन्य लोगों ने, जो अन्य व्यक्ति थे, मतलब दिल्ली के जो अधिकारी वर्ग था, उन लोगों ने 1 वर्ष बाद उसे दिल्ली बुलाया कि आप आइए दिल्ली की गद्दी पर बैठे। लेकिन फिर भी वह बलवन के महल में, बलवन जिस गद्दी पर बैठता था उस गद्दी में नहीं बैठा। इसे हम बलवन का खौफ कहें या उसकी स्वामी भक्ति कहें, ठीक है। वो बलवन की गद्दी पर बैठा ही नहीं, क्योंकि बलवन जो था वो उसने एक इस प्रकार का, एक मैंने बताया था गैप बनाया था कि लोग डरते थे। तो क्योंकि बलवन का गुलाम, बलवन का वहाँ सैनिक था, गुलाम तो नहीं था, बलवन के वहाँ सैनिक के कार्य पर था, तो इसलिए बलवन की गद्दी पर बैठा ही नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से जब प्रारंभिक कठिनाइयाँ उसकी भी थी। 1290 में उसने मलिक छज्जू नाम का एक व्यक्ति था, उसका विद्रोह को दबाया, ठीक है। कड़ा मानिकपुर में था उस समय वो, और उसने अपने सिक्के चलाए, अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। अलाउद्दीन, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसका भतीजा था। अलाउद्दीन खिलजी को उसने कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया था 1290 में, ठीक है। उसके समय में कुछ विद्रोह हुए, कुछ उसने कार्य किए थे, जिसमें से सबसे पहला था ठगों का दमन, ठीक है। सबसे पहले ठगों का दमन किया उसने। ठगों का दमन उसने इसलिए किया था क्योंकि चोरी, लूटपाट, डकैती, हत्या, ये सब लगभग 1000 ठग दिल्ली में करते थे और उस समय पकड़े गए थे। लेकिन उन्होंने इसको मारा नहीं, ठगों को मारा नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो बहुत ही उदार किस्म का था, बहुत ही। वो अपने दुश्मनों को भी नहीं मारता था, माफ़ कर देता था। तो उसने ठगों को मारने के बजाय एक नाव में बैठा के बंगाल भेज दिया। इसके अलावा षड्यंत्रकारी अमीरों को उसने, जो उसके अमीर थे, जो कुछ षड्यंत्र रच रहे थे, उनको भी उसने उदार नीति अपनाई और उनको पकड़ कर उन लोगों को माफ़ कर दिया। एक था आपका जो इसके हत्या का जो पाप इसने किया, यानी हत्या जो उसने की, एक ही मात्र हत्या उसने की थी, इसके अलावा उसने कोई हत्या नहीं की। वो थी आपकी सिद्दी मौला की हत्या। सिद्दी मौला ईरान से आया हुआ एक संत था, कहें तो एक मतलब जैसे हमारे वहाँ पुजारी होते हैं वैसे ही एक ये संत था आपका, ईरान से आया हुआ। इसका खुद का बेटा था खान खाना,
और सिद्दी मौला का बहुत ज़्यादा भक्त था, मतलब उसका शिष्य था। तो इसने सिर्फ इस आधार पे, अपने अधिकारियों के कहने के इस आधार पे कि सिद्दी मौला के वहाँ पर राजा को मारने के या राजा के विरुद्ध, देशद्रोह के मतलब विरुद्ध, जो देश के विरुद्ध षड्यंत्र होते हैं उसके वहाँ पे, तो इस वजह से सिद्दी मौला को हाथी के नीचे कुचलवा के मरवा दिया गया। और इसके 1 वर्ष बाद ही इसका जो कुछ, 1 वर्ष भी नहीं, मतलब कहें तो कुछ दिन बाद ही इसका ज्येष्ठ, जिसका सबसे बड़ा बेटा था, किसका, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का बेटा, वो मर गया था। ठीक है, तो ये एक हत्या इसने की थी, इसके अलावा कोई हत्या इसने नहीं करी। इसने जलालुद्दीन जो था, इसने कुछ अभियान भी किए जिसमें स्वयं गया था। ठीक है, ये कुछ अभियान इसने स्वयं के लिए किए थे, जो उसने स्वयं जिसमें गया हुआ था। जैसे अगर हम देखें, रणथंभौर का अभियान इसने किया था 1291 में, जिसमें ये असफल रहा। 1292 में इसने मंदौर और झहीन के किलों को जीतने का सफलता प्राप्त की और अपने में उसको मिलाया था। ठीक है, जलालुद्दीन ने। तो कुछ यहाँ पर रणथंभौर और मंदौर के कुछ ही मतलब आक्रमण इसने किए थे। एक में असफलता प्राप्त हुई, एक में सफलता प्राप्त हुई, बस 2 ही आक्रमण इसने स्वयं जाकर किए थे, बाकी में नहीं गया था। बाकी में इसने अपने भांजे भतीजे को भेजा था। ठीक है, इसके अलावा इसके समय में एक इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है आपका 1292 का अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1292 का मंगोल आक्रमण इसके समय में होता है। जो चंगेज खां के नाती था, उसका नाम था उल्गू खां, वो भी इनके साथ था उस समय। हुआ क्या कि लगभग 1 लाख सैनिकों के साथ ये युद्ध हुआ अब्दुल्ला के नेतृत्व में, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इनको हरा दिया उस समय। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब हराया, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ध्यान रखना है इसको, क्यों इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी ने इनको हराया तो अब्दुल्ला और फिरोज शाह, जो खिलजी था, सॉरी जलालुद्दीन खिलजी जो था, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज जो खिलजी था, उसके साथ इनका क्या हो गया, टाइप हो गया, यानी कि संधि हो गई। और उसके बाद उलुग खां नाम का एक व्यक्ति था जो चंगेज खां का पौत्र था, उसने 4000 सैनिकों के साथ भारत में रुकना ही सही समझा, वह वापस नहीं गया। उलुग खां के साथ फिरोज शाह खिलजी ने अपनी एक बेटी की शादी की और उन लोगों के रहने के लिए मंगोलपुरी नामक एक जगह बसाई दिल्ली में, जो आज भी है, उस जगह को बसाया गया मंगोलपुरी। इन लोगों ने, क्योंकि मंगोल जो थे जाति के, ये उस समय मुसलमान नहीं थे, मंगोल मुसलमान नहीं हैं, ये आप ध्यान रखना, मंगोल बाद में मुसलमान बने। तो मंगोल जो इनके साथ रहे, 4 मंगोल उलुग खां के साथ, उन लोगों को ही नवीन मुसलमान कहा जाता है। नवीन मुसलमान जो कहलाए दिल्ली सल्तनत में, वो यही थे। आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो नवीन मुसलमान जो थे, यही थे। जो कौन थे, कई बार पूछा था, मंगोल थे, जो उलुग खां के नेतृत्व में 4000 सैनिकों के साथ यहीं रुक गए थे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो इसका भतीजा था, के नेतृत्व में पहली बार 1292 में भिलसा और 1296 में देवगिरी अभियान किया गया। यानी कि दक्षिण भारत में जाने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी था, जो अपने चाचा के समय में देवगिरी गया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान जो था वो सिर्फ धन लूटना था, बस। उसने कभी भी दक्षिण के राज्यों को अपने राज्य में नहीं मिलाया था। उसने ये कहा था धन लोलुप, उसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा धन लोलुपता थी दक्षिण में जाने का। क्योंकि जो भिलसा अभियान हुआ भिलसा अभियान हुआ था 1292 ईस्वी में, उसके बाद काफ़ी धन उसको प्राप्त हुआ, जिसमें आधा धन तो उसने अपने चाचा को दे दिया। लेकिन वह राजा बनना चाहता था, इसलिए राजा बनने के लिए उसको काफ़ी धन की आवश्यकता थी, जो अपने प्रतिद्वंदी को खरीदने के लिए। तो इसलिए उसने क्या करा, उसने सुना था कि जो देवगिरी है महाराष्ट्र में, उस देवगिरी के पास बहुत सारा पैसा, बहुत सा धन उसके पास है। तो इसलिए इसके मन में था कि देवगिरी को कैसे भी लूट लिया जाए और काफ़ी खजाना वहाँ से प्राप्त होगा, जिससे मैं क्या बनूंगा, राजा बनूंगा। ऐसा ही हुआ भी। ठीक, तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में देवगिरी पर आक्रमण किया और मुसलमानों का दक्षिण भारत का प्रथम आक्रमण जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में ही हुआ। पहली बार कोई मुसलमान दक्षिण गया था। बलबन नहीं गया, इल्तुतमिश नहीं गया, उससे पहले ऐबक नहीं गया था।
पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जो दक्षिण भारत में जाता है वो है अलाउद्दीन खिलजी। अपने चाचा के समय गया। 1296 में देवगिरी का अभियान उसने किया। उस समय देवगिरी का शासक जो था, ये बहुत ही बार पूछा जा चुका है पेपरों में, वो था रामचंद्र देव। बहुत बार पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान के समय देवगिरी का शासक कौन था। तो देवगिरी का शासक कौन था उस समय? रामचंद्र देव। तो रामचंद्र देव का दक्षिण में जो किला था, ठीक है, देवगिरी, और दक्षिण भारत को जीतने वाला पहला शासक भी अलाउद्दीन खिलजी होगा। इस युद्ध में रामचंद्र देव हार गया। रामचंद्र देव की हारने के बाद यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी को बहुत सारा धन, बहुत ही ज़्यादा धन प्राप्त हुआ और वह इस धन को लेकर वापस किलोखरी के किले वापस कड़ा मानिकपुर आ गया। कड़ा मानिकपुर यूपी में स्थित एक जगह है आज, ठीक है। जब वो इतना पैसा लेके वहाँ से वापस आया तो उसने एक चाल ही चली कि वो अब क्या चाहता था कि पैसा अपने पास रखना और चाहता था कि अब मैं दिल्ली के शासन पर बैठूं। यह जो था अलाउद्दीन खिलजी, वह फिरोज शाह था, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी जो था, उसका भांजा भी था और उसका दामाद भी था। तो इसने जलालुद्दीन फिरोज को कड़ा मानिकपुर बुलाकर 20 जुलाई 1296 ईस्वी में उसके गले काट कर हत्या कर दी। कहते हैं कि उसके सर को संपूर्ण कड़ा मानिकपुर में घुमाया गया, कटे हुए सर को लेके, और उसी के साथ उसने दिल्ली सल्तनत पर अभी तो पहुंचा नहीं है वो, तो कड़ा मानिकपुर में ही अपना क्या कर दिया, राज्याभिषेक करवा दिया। बरनी की तारीख़ फिरोज शाही जो एक किताब है, यह रचना की गई थी बरनी द्वारा, जिसमें फिरोज शाह और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर फिरोज शाह जो अलाउद्दीन फिरोज शाह जो है, जो फिरोज शाह है जलालुद्दीन फिरोज, तो उसके समय की ये इम्पोर्टेंट घटनाएं थी, ठीक है। इसमें एक इम्पोर्टेंट घटना जो है वो दक्षिण भारत का अभियान है जो देवगिरी पर किया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, और एक है आपका नवीन मुसलमान, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाते। हाँ, कब गद्दी पर बैठा? खिलजी वंश, क्योंकि कभी भी कोई भी आप वंश पढ़िए, उसमें पहला शासक और अंतिम शासक, ये तो आपको हमेशा याद होना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक होता है जो सबसे शक्तिशाली शासक। 3 शासक आपको किसी भी वंश के याद होने चाहिए और यही हमेशा पूछे आते हैं। आप कभी भी देख लेना, अधिकतम जो पूछे आएगा इन्हीं तीनों में से पूछा जाता है। पहला शासक, अंतिम शासक और सर्वशक्तिमान जो शासक होता है उसके बारे में पूछा जाता है। तो अपने चाचा की हत्या करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी सन 1296 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। अलाउद्दीन खिलजी का नाम अली गुरसाप्स है, ठीक है, जो उसका ओरिजिनल नाम है। कई बार पूछा था अली गुरसाप्स किसका नाम है, तो वह अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम था, ठीक है। इसने सिकंदर सानी की उपाधि भी धारण की थी, हम बात करेंगे आगे, ठीक है। और भी कुछ हैं, आगे हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था तो अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठा तो उसने प्रारंभिक कठिनाइयों को सफलतापूर्वक दमन किया। प्रारंभिक कठिनाई में कौन थे? अलाउद्दीन के चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, उनके जो पुत्र थे, उनकी जो विधवा पत्नी थी, उनके साथ कुछ संघर्ष इसने किया और उसके बाद आसानी से बलबन के लाल महल में अपना जो राज्याभिषेक है वो कराया। मतलब दिल्ली के बलबन के लाल महल में बैठा जब तक कि 1000 सतून मतलब 1000 खंबे वाला एक महल इसने बनाया था। ये जब तक नहीं बना तब तक कि दिल्ली में बलबन के लाल महल में रहा। लाल महल का निर्माण बलबन ने कराया था, ठीक है, याद रखना। तो बलबन के लाल महल में ही सिंहासन पर यह बैठा, ठीक है। तब तक प्रारंभिक जो इसकी कठिनाइयाँ थी, उसके बाद अलाउद्दीन ने देखा, ठीक है। तो अलाउद्दीन ने उसके बाद प्रारंभिक जो सफलताएं उसको मिली, तो उसने अलाउद्दीन ने अपने आप को सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। ये मैंने बताया था ना, सिकंदर सानी, द्वितीय सिकंदर। कई बार क्वेश्चन पूछा था द्वितीय सिकंदर किसने कहा अपने आप को, किसने धारण की, तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। अभी हम इसको बात करेंगे ऐसा क्यों हुआ। अलाउद्दीन खिलजी का जो राजत्व का सिद्धांत था यह निरंकुशता पर आधारित था, ठीक है, निरंकुशता पर आधारित था, ठीक है। निरंकुशता यानी कि स्वच्छ मतलब स्वेच्छाचारी जो होता है ना, अपने आप को सब कुछ बताना, अपने आप को सबसे बड़ा निरंकुश,
ठीक है, स्वेच्छा, अपनी मनमर्जी करना, इस प्रकार पर आधारित था। क्योंकि जैसे बलबन ने क्या करा था, ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित किया था प्रशासक को, राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित किया था, लेकिन अलाउद्दीन के अनुसार सत्ता का स्रोत जो होता है वो शक्ति में निहित होती है, तो निरंकुश था। इसने सर्वप्रथम धर्म और राजनीति को पृथक किया। उलेमाओं की इच्छा का पालन नहीं किया इसने धर्म को क्या किया, राजनीति से बिल्कुल अलग कर दिया। इसने अपने आप को खुद यामिनी उल खिलाफत यानी कि खलीफा का नायब की उपाधि धारण की थी इसने खुद, ठीक है, लेकिन खलीफा की उतनी बात नहीं मानता था, ठीक है। तो इस प्रकार से इसने क्या किया कि शासक की निरंकुशता करी, धर्म और राजनीति का पृथक्करण किया, और इस प्रकार से इसने मतलब धर्म जो है उसको हावी नहीं होने दिया राजनीति पर, शासक पर हावी नहीं होने दिया। निरंकुशता पर आधारित था इसका जो क्या था, राजत्व का सिद्धांत था, जो मतलब बलबन से बिल्कुल हटके था, ठीक है। तो अलाउद्दीन ने कौन सी उपाधि धारण की, यामिनी उल खिलाफत यानी खलीफा का नायब की उपाधि भी इसने धारण की थी, ठीक है। तो अलाउद्दीन ने एक नए धर्म की स्थापना और विश्व विजय की योजना बनाई। अलाउद्दीन खिलजी क्या चाहता था कि जैसे सिकंदर यहाँ पर आया था विश्व विजय करने के लिए, ठीक उसी प्रकार मैं भी क्या बनूँ, विश्व विजेता बनूँ, विश्व को जीतूँ। तो विश्व विजेता बनूँ, इसलिए अलाउद्दीन ने भी क्या सोचा कि एक नए धर्म को, वो एक नया धर्म अपना नया धर्म बनाना चाहता था। वो उलेमा वर्ग या ये इस प्रकार के जो धार्मिक अंधविश्वास है इससे दूर हटके अपना एक अलग ही धर्म चलाना चाहता, जैसे अकबर ने चलाया, आगे हम पढ़ेंगे। तो उसी प्रकार से इसने भी नए धर्म चलाने की सोची और विश्व विजय की बात सोची। इसने भी कहा कि मैं भी सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनूं, इसलिए इसने आपको द्वितीय सिकंदर कहा, सिकंदर सानी इसलिए कहा क्योंकि यह भी क्या करना था, विश्व विजेता बनना चाहता था। लेकिन अपने एक दोस्त जिसका नाम था अलाउल मुल्क, बहुत बार पूछा आता है, अपना एक दोस्त जो अलाउल मुल्क इसका था, उस अलाउल मुल्क के सुझाव पर अपनी दोनों योजनाएं इसने त्याग दी। अलाउल मुल्क जो था दिल्ली का कोतवाल था। अलाउल मुल्क के अलावा और कोई भी व्यक्ति अलाउद्दीन को परामर्श देने की हिम्मत नहीं रखता था, और अलाउद्दीन भी हमेशा जो था खिलजी इसी से ही परामर्श लेता था। इसके शासनकाल में कुछ विद्रोह हुए, ठीक है, काफ़ी विद्रोह उसके शासनकाल में हुए, ठीक है, जिसमें एक है नवीन मुसलमान का विद्रोह। अब आपको नवीन मुसलमान पढ़ाना तो है नहीं। नवीन मुसलमान एक तो इससे इसलिए भी परेशान था, इससे रुष्ट था क्योंकि इसने अपने चाचा की हत्या की, और नवीन मुसलमानों को भारत में बसाने का सबसे बड़ा श्रेय इसके चाचा को जाता, तो इसलिए वो इसलिए चिढ़े भी थे। 1299 में जब ये लोग गुजरात विजय करके लौट रहे थे, तो नवीन मुसलमानों ने अपना हिस्सा मांगना चाहा, या लूटपाट का सामान जो करते थे तो खुमसे खराज, तो इस चीज़ को मांगना चाहा, तो इसमें आपस में नवीन मुसलमानों का विद्रोह हो गया, जिसमें नवीन मुसलमानों का विद्रोह बहुत ही क्रूरतापूर्वक दबाया गया। इसके अलावा दूसरा था मंगू खां का विद्रोह, ठीक है। मंगू खां का जो विद्रोह हुआ यह इसका बहनोई था। मंगू खां जो था, सॉरी, यह इसका बहन का पुत्र था, बहनोई नहीं था, बहन का पुत्र था, ठीक है। यह विद्रोह भी इसने सफलतापूर्वक दबा दिया। इसके अलावा हाजी मौला का विद्रोह हुआ। हाजी मौला का विद्रोह जो था सर्वाधिक अगर कहें सर्वाधिक शक्तिशाली विद्रोह, सबसे खतरनाक रहा, क्योंकि हाजी मौला ने क्या किया, जब यह रणथंभौर मतलब बाहर गया था, रणथंभौर विजय के लिए गया था अलाउद्दीन खिलजी, तो उस समय इसने दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया कुछ समय के लिए, और इल्तुतमिश का एक पुत्री के किसी बेटे को दूर के मतलब एक पुत्री का बेटा था उसको गद्दी पर बैठाकर अपना शासन करने लगा। बाद में हाजी मौला का विद्रोह एक इसका जो अलाउद्दीन खिलजी कोई सेनापति था उसने दबाया था, ठीक है। एक और था, वो था अकद खां का विद्रोह। अकद खां का जो विद्रोह था यह भी बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह है, क्योंकि यह जो था इसके बड़े भाई का बेटा था, अलाउद्दीन खिलजी के बड़े भाई का बेटा था, और इसने क्या किया था कि नवीन मुसलमानों के साथ मिलकर विद्रोह किया, जिसमें एक तीर भी अलाउद्दीन खिलजी को लगा था, ठीक है।
मरते मरते बचा था इस विद्रोह में भी। तो अकद खां का विद्रोह भी उसने दबा दिया। तो प्रारंभिक विद्रोह जो उसने दबाए, ठीक है, प्रारंभिक विद्रोह जो इसने दबाए, तो प्रारंभिक विद्रोह दबाने के बाद इसने देखा कि इसने सोचा कि विद्रोह आखिर होते क्यों हैं। इसके ऊपर इसने बहुत ज़्यादा मतलब स्टडी की कि विद्रोह आखिर क्यों हो रहे हैं। इसने देखा कि विद्रोह किस वजह से हो रहे हैं। तो इसने विद्रोह को ख़त्म करने के लिए 4 उपाय बताए। बहुत इंपॉर्टेंट उपाय हैं 4 के 4 ही। 4 उपाय इसने विद्रोह को ख़त्म करने के लिए बताए। 4 उपाय, इसने 4 नियम बनाए। इसने देखा कि विद्रोह क्यों होते हैं, किस वजह से विद्रोह हो रहे हैं बार बार, और ऐसा क्यों हो रहा है, उसको किस तरह से दबाया जाए। इसलिए इसने विद्रोह के उन्मूलन के लिए 4 उपाय बताए। बहुत इंपॉर्टेंट। अभी तक ऐसा कोई उपाय नहीं था, हालांकि बलबन ने इसके ऊपर कार्य किया था, बट अब देखो पहला किया इसने, धनी व्यक्तियों की संपत्ति छीनना। इसने देखा कि विद्रोह के लिए जो उत्तरदायी कारण है उसमें सबसे पहला आता है आपका सुल्तान ने जो धन, सबसे पहले इसने कहा कि इसने देखा कि अमीर और अन्य व्यक्तियों की संपत्ति, उपहार, पेंशन सब छीन ली। सरकारी व्यक्तियों के अधिकाधिक धन लेने के आदेश दिए गए कि जितने भी धन है सरकारी व्यक्तियों के पास वो सब वापस ले लो। कहते हैं कि सभी के जितने से सबसे धन, जितने भी जो बड़े बड़े सेठ, साहूकार, अधिकारी, इक़्तादार थे, सबसे क्या ले ली गई, धन वापस ले लिया गया। क्योंकि उसने देखा कि उनके पास अत्यधिक धन होता है और वो इतने ज़्यादा धनी हो जाते हैं कि उससे वो अपना क्या करते हैं, राजा को आग दिखाना शुरू कर देते हैं और उस धन से हथियार खरीदते हैं और उसके बाद फिर राजा पर ही हमला कर देते हैं, राजा पर षड्यंत्र रचते हैं। दूसरा था गुप्तचर विभाग की स्थापना। इसने करा क्या कि गुप्तचर विभाग की स्थापना की इसने अपने वहाँ पर। राज्य की सभी गतिविधियों, क्रियाकलापों की जानकारी राजा को मिलती रहे, इसलिए इसने बरीद नामक गुप्तचर और मुनहिस नामक गुप्तचर अमीरों के घरों, दफ्तरों और राजधानियों, बाजारों में नियुक्त किए। आगे हम देखेंगे इसकी गुप्तचर प्रणाली बहुत ज़्यादा कठोर थी। ऐसे गुप्तचर जिसमें मैं बताता हूँ आपको, लिख रहा हूँ यहाँ पे, गुप्तचरों को बरीद तो कहा जाता था, मैंने आपको बताया था पहले बरीद। एक था आपका मुनहिस, ये भी गुप्तचर ही कहलाते थे, मुनहिस, ठीक है। तो मुनहिस और बरीद ये दोनों गुप्तचर संबंधित हैं, याद रखना। तो उसने गुप्तचरों को लगा दिया अमीरों के घरों, दफ्तरों, प्रांतीय राजधानियों, मार्केट में भी इसके गुप्तचर घूमते रहते थे और इसके गुप्तचर बहुत ज़्यादा सतर्क थे। तीसरा है मद्यपान निषेध को लागू करना। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान है जिसने अब दिल्ली में मद्य निषेध को लागू किया था। अब आप कहोगे बलबन ने भी ऐसा किया। बलबन ने शराब पीना छोड़ दी थी। उसने दरबार में शराब पी कर कोई नहीं आएगा बोला था, लेकिन उसने अपने राज्य में निषेध नहीं किया था, ठीक है। मद्य निषेध को लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान जो है वह कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसने जुआ खेलना, भांग और शराब, इन सब का प्रयोग बंद करा दिया। सुल्तान ने स्वयं शराब बंद कर दी। राजमहल में सारे मद्य पात्र तोड़ दिए गए। दिल्ली में शराब पीना और दिल्ली में शराब लाना वर्जित कर दिया गया और जो इसको नहीं मानता था उसे कठोर दंड दिया गया। और अमीरों को, जो अमीर लोग होते थे, बड़े अमीर मतलब इसके जो अधिकारी वर्ग था, उनकी शराब गोष्ठियाँ बंद करा दी गई। चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है अमीरों के मेल मिलाप व वैवाहिक संबंधों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी कि इसने अपने चौथे जो अध्यादेश था, ठीक है, तो 4 अध्यादेश इसके हैं, याद रखना। इसका चौथा अध्यादेश जो था वो था आपका अमीरों का मेल मिलाप, उसकी सामाजिक गोष्ठियाँ, समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और सुल्तान की आज्ञा के बिना वह आपस में विवाह नहीं कर सकते थे और ना ही वह आपस में मिलजुल सकते थे और ना ही वह एक दूसरे को दावत खिला सकते थे, दावत पर अपने घर बुला सकते थे। इन 4 अध्यादेशों द्वारा सुल्तान ने अपनी स्थिति को बहुत सुदृढ़ किया, बहुत ज़्यादा सुदृढ़ किया और विद्रोही प्रवृत्ति पर अंकुश लगा दिया। क्योंकि उसने देखा कि जो अमीर हैं, ये अमीर लोग क्या करते हैं, अपने ही बराबरी में शादी करते हैं और अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं। शादी विवाह या जो भी आपका जो इनका आपस में मेल मिलाप होता है, इससे अपनी शक्तियाँ बढ़ाते हैं
और मिलजुल कर क्या करते हैं, राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, जिस वजह से राजा को विद्रोह का सामना करना पड़ता है। क्योंकि मैंने आपको बताया इसके समय जो बहुत भयानक विद्रोह हुए, इन विद्रोहों का स्टडीज ने की कि क्यों विद्रोह हो रहे हैं, राज्य में होने वाले गतिविधियां या विद्रोह, राजा को उसके बारे में पता नहीं चलता था, इसलिए इसने 4 अध्यादेश लागू किए और बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अध्यादेश। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, ऐसा नहीं कि अभी अभी बहुत है, ये सबसे बड़ा जो है अलाउद्दीन खिलजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी को ही आपको समझना है, इसको पढ़ना है, और अलाउद्दीन खिलजी ही सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा आने वाले सभी एग्जाम में। और आप देखोगे अगर पुराने प्रश्न पत्र उठाओगे तो खिलजी वंश में से अलाउद्दीन खिलजी ही पूछा जाता है, बाकी इसके कोई भी शासक इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी का अब ये 1/3 पार्ट अभी ख़त्म हुआ है, 1/3 हम कहेंगे इसको। अभी इसका लगभग बहुत सा पार्ट अभी इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके अगले पार्ट पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो देखो ऐसा है कि अगर आपको लगता है कि आप भूल रहे हैं तो वीडियो को आप 2 या 3 बार देख सकते हैं, नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं या मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा पुरानी वीडियोस को भी आप बार बार देखते रहिए, क्योंकि उन वीडियोस को इसलिए देखना ज़रूरी है कि आपको याद रहे, भूलना नहीं है, ये याद रखना। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।